जय गुरु जी। नमस्कार संगत जी। हम बहुत भागा वाले हैं जो आज गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं। जहां भी बैठी है संगत, सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आप इस सत्संग से जुड़ रहे हैं। हम ये सत्संग भागव वाले को ही मिलता है। जलंधर में गुरु जी के शब्द लगा होता था, बिन भागा सत्संग न लभे, मिल संगत मैल परिजे जियो। सो यही बात है कि ऐसे महापुरुषों के सत्संग बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि कहाँ से हमारा गुरु जी से मेल हुआ। मेरे हस्बैंड पन्नू अंकल गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला पॉलिटिकल साइंस से एडहॉक प्रोफेसर लग के 1967 से गए। इनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी। तो गुरुजी भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे। गुरुजी उस समय बीए सेकंड ईयर में थे। रोज की क्लास लेनी। एक दिन क्या हुआ कि दो स्टूडेंट्स, जब पन्नू अंकल लेक्चर दे रहे थे तो वो बातें कर रहे थे। लेक्चर देने के बाद इन्होंने उन दो स्टूडेंट्स को खड़े किया और बोला कि बताओ मैंने क्या पढ़ाया है। अब उनका ध्यान तो बातों में था, वो नहीं बता सके। तो ये बोले कि अगर बातें करनी है तो क्लास से बाहर निकल कर करा करो, वरना ध्यान दिया करो क्लास में। पीरियड ओवर हुआ तो पन्नू अंकल बाहर आ गए। बाहर आए तो गुरुजी उनके साथ ही उनके पीछे आ गए और आकर उनको बोलते हैं, प्रोफेसर मेरी गल सुन, मैनू ना क्लास खड़ा कर ली। अगर मैनू खड़ा कर लिया मैं जवाब नहीं देना, फिर तू समझेगा मेरी बेइज्जती होगी। एंड ही वाज एस्टोनिश्ड टू बी ए स्टूडेंट। आके मैनू इस तरह कह गया। ये लाइब्रेरी स्टाफ रूम में गए और वहां बात की कि वो जो निर्मल सिंह नाम का लड़का है मेरे को बाहर निकलकर क्लास से ऐसे बोल गया कि मेरे से क्वेश्चन मत पूछना। तो स्टाफ मेंबर कोई बोले कि छोड़ो ये तो फकर है, कोई कहे कि इसकी समझ ही इतनी है, इसका गुस्सा नहीं करना। तो ज्यादा यही कहते थे कि ये फकीर है, इसका पढ़ाई में मन नहीं है ज्यादा। तो पन्नू अंकल को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होने लगी। पन्नू अंकल और गुरु जी की बातचीत चलती रही। सेशन खत्म हो गया तो ये एडहॉक थे, छोड़ दी नौकरी वहां से और इनकी अपॉइंटमेंट अमृतसर में हो गई, वहां चले गए। गुरुजी को पता न चला कि कहाँ गए। उन्होंने इनके कलीग से पूछा कि प्रोफेसर पन्नू कहाँ चले गए। वो कहने लगे कि उनको तो अमृतसर में जॉब मिल गई, वहां चले गए। पर अचानक क्या हुआ कि 2 महीने के बाद इनकी परमानेंट सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गई एज ए पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। तो ये दोराहा के पास एक राणा साहब गवर्नमेंट कॉलेज था, वहां इनकी अपॉइंटमेंट हो गई। गुरुजी को फिर पता चल गया कि प्रोफेसर पन्नू लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज राणा साहब आ गए। तो जो राणा साहब है वो गुरुजी के पिंड से ज्यादा दूर नहीं है। जितनी दूर मलेरकोटला पड़ता था उतनी दूर ही इधर को वो राणा साहब का कॉलेज था। तो गुरुजी साइकिल पर कॉलेज में आए, पन्नू अंकल को मिले और कहने लगे कि आप अमृतसर चले गए थे, अब आए हो, मेरे को पता चल गया कि आप आए हो, इसलिए मैं आपको मिलने आया हूं। वहां इसी तरह इनका मेल मिलाप चलता रहा। तब हमारी शादी नहीं हुई थी। 73 में हमारी शादी हुई तो हमने राणा साहब से फिर गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला की ट्रांसफर करवा ली। फिर तो गुरुजी को भी मिलना और भी इजी हो गया। गुरुजी इधर उधर आते जाते कॉलेज में इनको मिलते रहते थे। उसके बाद गुरुजी ने, हमारे बच्चे हुए, 3 बेटियां हुई। गुरुजी ने घर आना शुरू कर दिया। तभी पता लगता था कि मोस्टली संडे को आते थे कि गुरुजी गेट पे खड़े हैं। ज्यादातर वो सफारी सूट पहना करते थे, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। तो जब देखना कभी हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, कभी महीना 2 महीने भी निकल जाते थे।
आते थे तो बहुत देर बैठते थे। जब आते थे कई बार तो सुबह 10 बजे पहुंच जाते थे, तो मैंने उनको चाय का कप बना कर दे देना, चाय पी लेनी, फिर बैठ जाते बातें करने। दोपहर हो जाना, हमने लंच करना, मैंने कहना आप भी लंच कर लो, तो बोलते थे नहीं बहन जी चाय पीनी थी, पी ली। मैंने कहना फिर चाय और बना देती हूँ, नहीं मेरा फास्ट है। उस समय गुरुजी का सवा महीने का शिवरात्रि के पास आकर फास्ट हुआ करता था। मैंने सोचना कि देखो हमने पहले ब्रेकफास्ट किया जब ये आए, फिर हमने लंच कर रहे हैं, चलो मैं एप्पल काट कर दे देती हूँ। एक बार मैंने एप्पल काट कर दे दिया तो बोलने लगे नहीं बहन जी मैंने बस चाय पीनी थी, वो पी ले और कुछ नहीं खाना, मेरा फास्ट है। सारा सारा दिन बैठे रहना, बच्चों ने उनके पास खेलते रहना, उन्होंने भी बच्चों के साथ बातें करते रहना। तो कई बार पन्नू अंकल को किसी काम से बाजार जाना पड़ता था, तो ये बोलते थे कि मेरे को बाजार का थोड़ा सा काम है, मैं चला जाऊं। कहते हाँ हाँ अपना काम करो, मैं बैठा हूं। तो मैंने कहा कि आप इतनी देर बैठे रहते हो। मैं पन्नू अंकल से पूछा कि क्या बातें करते हो। ये कहते कि कुछ बातें करते हैं, घंटा घंटा हम चुप भी बैठे रहते हैं दोनों, कोई बात नहीं होती। तो कई बार ऐसा होना कि गुरुजी ने कई बार तो बता कर जाना कि अब मैं जा रहा हूँ, 5 बजे शाम को मेरी लास्ट बस जाती है मेरे पिंड को। कई बार बताते भी नहीं थे, जब देखना ड्राइंग रूम खाली होना है। चलो ऐसी लीला चलती रही, गुरुजी से मेल मिलाप होता रहा। फिर गुरुजी की भक्ति भी बढ़ती गई, शक्ति भी बढ़ती गई, दोनों बातों साथ साथ होती रही। तो गुरुजी चंडीगढ़ में चले गए। चंडीगढ़ में किसी मिनिस्टर के घर उसने एक कमरा दिया हुआ था, वहां रहते थे। तो पन्नू अंकल इनको वहां मिलने जाते थे। गुरुजी वहां 9 बजे से पहले पहले मिलते थे, बाद में ऐसे कोई न कोई आता था उनको ले जाता था, और शाम को गुरुजी कमरे में आते थे। तो वहां जाकर पन्नू अंकल क्या देखते थे कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भजन लाल, उसकी मदर, कभी देवी लाल, कभी कोई ऐसे लोग बैठे थे। तो ये बड़े हैरान हो जाते थे कि मेरे को आकर बताते कि वहां आज वो था, वहां वो था। तो कई बार किसी ने बोलना कि पन्नू उनको बोलकर मेरा ये काम करवा दो, तो इन्होंने कहना अच्छा मैं जाता हूँ, बात करूंगा आपकी। गुरुजी को बोलना कि फलाने का ये काम है, आप करवा दोगे? उन्होंने कहना हाँ जी करवा दूंगा। क्योंकि शक्ति बढ़ रही थी, तो इनके कलीग जिनको बोलने लगे कि पन्नू तेरे 3 बेटियां हैं, कभी तूने आपके बारे में नहीं पूछा कि आपके बेटा नहीं है? कुछ तो बताएंगे, कुछ पूछ ले उनसे। अंकल कहने लगे नहीं, जैसे अभी शब्द लगा था बिन बोले सब कुछ जानदा। सो वही बात है, उनको पता है क्या देना है क्या नहीं देना। मांगने की कोई जरूरत नहीं, तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा इनसे। सो इनका आपस में आना जाना चलता रहा। फिर हमारी ट्रांसफर मलेरकोटला से गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना की हो गई। गुरुजी भी चंडीगढ़ छोड़कर जलंधर आ गए। पहले वो ग्रीन एवेन्यू में रहा करते थे, पन्नू अंकल लुधियाना से वहां जाते थे, और गुरुजी भी जब भी लुधियाना आते थे तो पन्नू अंकल को कॉलेज में मिल जाते थे आकर। कभी कॉलेज से लेट आना तो मैंने पूछना कि आज बड़ा लेट हो गए, तो कहना कि वो आए थे मिलने वास्ते, हम कैंटीन में बैठे रहे, इतनी देर बैठे रहे कि पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर गुरुजी यहाँ डिफेंस कॉलोनी में, अब मंदिर है 300 डिफेंस कॉलोनी, वहां शिफ्ट हो गए। ये हम 90 में हमने भी कहा कि हमको भी जलंधर ले चला करो, आप तो अकेले चले जाते हो। ये कहते कि गुरुजी इधर आ जाते हैं तो क्या है, आपने चलना है तो चलो। तो एक क्या हुआ कि मेरी छोटी बेटी को बुखार रहने लगा। बुखार 99 से ऊपर नहीं होता था। हमने सब
ये एलोपैथी, होम्योपैथी, सबपैथी ट्राई की तो उसका बुखार नहीं जाता था। गुरुजी के पास गए, गुरुजी को बोला कि गुरुजी बेटी का 99 से बुखार टूट नहीं रहा। गुरुजी का स्टेथोस्कोप होता था नॉर्मल स्टील का स्पून। गुरुजी ने एक स्पून लिया, उसके लगाकर देखा, कहते कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी। ऐसे करो 5 रुपए की हरी मिर्चें मंगवा लो। हरी मिर्चें मंगवाई तो उन्होंने ब्लेस करके दी थी कि इसकी जो मिडिल फिंगर है उसके दोनों तरफ एक एक मिर्च रखकर उसके ऊपर हरी पट्टी और उसके ऊपर मलमल की गिल्ला कपड़ा बांध देना और बुखार ठीक हो जाएगा। पर परसों को क्या होगा, आफ्टर 1 डे इट मीन्स कि इसका फेस और आईज सब कुछ रेड हो जाएगा, तो आप घबराना मत। वही बात हुई कि तीसरे दिन बेटी का फेस बिल्कुल रेड और आईज भी रेड हो गई, बुखार उतर गया। तो गुरुजी ने ये बोला था कि इसको गन्ने का जूस पिलाया करो और अनार का जूस पियो। ऐसे गुरुजी की लीला होती थी। बुखार ठीक, बेटी ने, गुरुजी ने कहा था कुछ दिन ज्यादा बांध देना, 2 टाइम बांधना। 2-3 दिन हमने 2-2 बार बांधा, बस फिर बच्ची थी 6-7 में पढ़ती थी तो नहीं बांधा गया ज्यादा। उसके बाद हमको क्या इतना रहता था मन में कि चलो जलंधर चलें, चलो जलंधर चलें, कोई भी टाइम मिलना तो हम चले जाते थे। तो गुरुजी भी इधर उधर आते जाते हमारे घर काफी आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, रात को गुरुजी आए। जैसे इंडिया में होता है कि मेड आती है, सुबह आई, सारा घर का काम कर गई, शाम को फिर आई, किचन समेट गई और किचन के बर्तन वगैरह कर गई। अगर नहीं आती तो लेडीज लेजी हो जाती हैं कि चलो ऐसे ही बर्तन छोड़ देते हैं, सुबह फिर आएगी, आप ही कर जाएगी। उस दिन हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि मेड शाम को आई ना, तो हमने वो बर्तन वैसे के वैसे रख दिए और निकाल लिए थे, खाना खा लिया। पर गुरुजी रात को आ गए। बेटी उठकर चाय बनाने गई तो गुरुजी भी साथ ही चले गए। कहते आज आपको मैं चाय पिलाता हूँ। तो हमको बड़ी शर्म आई कि ये क्या है भाई, किचन में खलारा पड़ा है, आज मेड ने आई, क्योंकि गुरुजी सफाई पसंद बहुत थे। गुरुजी ने चाय बनाई, इतनी मजेदार चाय बनाई भी, खूब लौंग इलायची डाला, खूब चीनी डाली और छान कर चाय फेंट ली जग में, फिर उसको फिर गर्म किया। कहते आज मेरी बनी चाय पियो। उस दिन के बाद हमने ये कसम खा ली थी कि अगर मेड शाम को नहीं आती तो हम कभी बर्तन ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ कंप्लीट करके छोड़ेंगे। तो हमारा जलंधर जाना इतना बढ़ गया कि पन्नू अंकल कई बार क्लास छोड़कर आ जाते थे कि मेरा मन नहीं लगा क्लास में, मैं तो जलंधर जा रहा हूँ। कई बार सब नहीं जा सकते थे, फैमिली में एक चला गया, 2 चले गए। तो जब कोई वापस आता था तो हमारा पहला क्वेश्चन होता था, गुरुजी ने आज कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। अच्छा, हमारे पास ना कोई गाड़ी थी तो ना कोई फोन होते थे तब इतने। हम रहते थे फिरोजपुर रोड पे, तो जलंधर बाईपास तो काफी सारा शहर दूसरी तरफ हो जाता है। अपने घर से निकलते थे, पहले एक ऑटो लेना, फिर दूसरा ऑटो लेना, फिर जलंधर बाईपास पहुंचना, बस लेनी, बस लेकर वहां डिफेंस कॉलोनी के आगे, यहाँ जब इधर से जाते हैं लुधियाना की तरफ से तो खालसा कॉलेज के आगे बस रुकती थी। हमारी कोशिश होती थी कि यहीं रुक जाएं तो गुरुजी के जल्दी पहुंच जाएंगे। कई बार वहां से हमने फिर रिक्शा ले लेनी है, हालांकि वहां से तो 1 फरलांग भी की दूरी है। उधर बैठे रहना गुरुजी के पास। अगर हमने कहना कि गुरुजी अब हम जाएं तो गुरुजी ने बोलना, नहीं भैन जी बैठो, तुसी इंज ना क्या करो, जल्दी ना करया करो, हुण बैठो, मौका भागां वाले हो, फिर तुसी मैनू तारियां विचों लभ्या करोगे। सानू बड़ी हैरानी होनी भी गुरुजी इंज क्यों कहंदे ने भी तारियां विचों लभ्या करोगे।
गुरुजी ने हमारे साथ बैठकर लंगर करना। हम दो चार लोग ही होते थे, चटाई बिछ जाती थी, चटाई पर थालियां लगाकर गुरुजी खुद से हमको लंगर सर्व करते थे और आप भी हमारे साथ लंगर किया करते थे। तो गुरुजी की कोशिश होती थी कि ये वापस बस में ना जाए। कहना कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कोई ना कोई आता होगा तो आपको भेज दूंगा। कोई ना कोई लुधियाना से कार वाला आता जाता था तो उसको कहते थे इनको ले जा, तो वहां इनके घर छोड़ना है और वहां चाय पी कर जाना। ठीक है, जो छोड़ने आता था हम उसको ऊपर ले जाते अपने घर, चाय पिलाते। और एक था कि वहां लंगर जरूर देते थे हम। गुरुजी को समोसे और जलेबी बड़ी पसंद थी, तो जो भी हमको छोड़ने आता था हम भी उसको जलेबी और समोसा जरूर खिलाते थे। जब हम फिर वापस आते थे तो गुरुजी फिर वेरीफाई करते थे कि बहन जी आपको अच्छी तरह छोड़कर आया था। वो जो छोड़ने जाता था उससे भी पूछते थे कि कहाँ छोड़ा था आपने। सो ऐसी उनकी मौज थी, बहुत मेहरबानी की उन्होंने हमारे पर। तो हम तो जिस मुकाम पर आज पहुंचे हुए हैं ये सब गुरुजी की मेहरबानी है। जहां जहां मेरे बच्चे बैठे हैं मैं बताऊंगी सब कैसे कैसे हमारा कल्याण किया उन्होंने। तो क्या हुआ कि मेरे 1990 में गॉल स्टोन हो गया। अल्ट्रासाउंड करवाया तो 26 mm का स्टोन था और मल्टीपल थे काफी। डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी होगी। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे स्टोन है। डॉक्टर कहता है सर्जरी होगी। गुरुजी कहते बहन जी नहीं, सर्जरी नहीं करवानी, आप ठीक हो जाओ। उन्होंने फिर वही अपना स्टेथोस्कोप यूज किया और कहते पान के पत्ते मंगवा लो। मेरे गॉल ब्लैडर पर पान के पत्ते रख दिए तो अपना काम कर दिया। 2-3 बार ऐसे किया तो देख लो कितनी देर हो गई है। मेरे को कोई खाने में प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी खाऊं, कभी पेन नहीं हुआ, तब से बिल्कुल ठीक हूं। तो जब डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी होगी तो हम थोड़े से परेशान हो गए, क्योंकि मेरे इन लॉज और पेरेंट्स की फैमिली में से सभी लोग कनाडा गए हुए थे, कोई नहीं था हमारे पास। तो मैंने फोन पर अपने पेरेंट्स को बताया कि ये बात है। मेरे फादर कहने लगे कि बेटा मैं आऊंगा ना अब, तो मेरे आने पर सर्जरी करवाना, पहले नहीं करवाना। मेरे फादर आ गए तो बोले कि चलो अब आपकी सर्जरी करवा देते हैं, मैं आ गया हूँ। मैंने कहा पापा जी नहीं भी, मैं ठीक हूँ, कोई सर्जरी नहीं करवाना। कहते ऐसे कैसे ठीक हो, अब दर्द बंद हो गया तो आप समझती हो ठीक हो। मैंने कहा नहीं नहीं, अब मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो मैंने उनको हौली हौली सारी बात बता दी, क्योंकि वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। ये पुलिस वाले जल्दी जल्दी किसी की बात पे रिलाई नहीं करते। पर वो मान गए और मेरे को बोले कि अच्छा मेरे को भी मिलाना उनको। मैंने कहा ठीक है मिला दूंगी। फिर 2-4 दिन बाद फिर बोले बेटा कब मिलाएगी। मैंने कहा मिला दूंगी। फिर 1 दिन बाद फिर बोले कि कब मिलाएगी। मैंने कहा मैं देख रही थी कि जब तक इनके मन में कोई बर्निंग पैशन नहीं होएगा तब तक नहीं लेकर जाऊंगी इनको वहां। तो एक दिन मेरे को थोड़ा सा गुस्सा करके कहने लगे बेटा अगर नहीं लेकर जाना तो मेरे को एड्रेस बता दो, मैं टैक्सी लेकर खुद वहां चला जाता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ले जाऊंगी। अब आपके मन में इतना पैशन है तो जरूर चलेंगे, पर मैं कल को पहले गुरुजी से पूछ कर आऊं, क्योंकि हम गुरुजी की इजाजत के बगैर कभी किसी को लेकर नहीं जाते थे, पहले पूछ कर आते थे। मैं वहां गई, गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरे फादर आए हुए हैं, वो मिलना चाहते हैं। कहते ठीक है बहन जी। वैसे वहां जलंधर में जो सत्संग होता था ना, तो गुरुजी मोस्टली 11-11:30 छुट्टी कर देते थे। कहते कल को मैं जल्दी छुट्टी कर दूंगा, आप 10:30 आ जाना। उन्होंने 10:30 तक छुट्टी कर दी और इधर से हम चले गए। मेरे फादर और गुरुजी 3-4 घंटे बहुत बातें की।
तो गुरुजी मेरे को कहते हैं, बहन जी आपके पापा जी को मिलकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तो मेरे फादर भी बहुत खुश हुए। जब हम आने लगे तो गुरुजी पूछते हैं कि आपने कनाडा को वापस कब जाना है। उन्होंने बताया कि मैं इस तारीख को फरवरी में जा रहा हूँ वापस। उनके जाने से एक दिन पहले शाम को अचानक, गुरुजी जब आते थे अचानक ही आते थे, घर आ गए। कहते आपने कल को जाना था ना, मैं इसलिए सोचा कि आपको मिल जाऊं। एज यूजुअल जब वो आकर जाते थे तो जो मेरी बीच वाली बेटी है यही हमारे पास थी। बड़ी बेटी भी पढ़ने चली गई थी, छोटी बेटी कनाडा चली गई थी। तो हरमन है इस बेटी का नाम, जिसके पास हम रह रहे हैं, ये कैलिफोर्निया में है। इसने बड़े धीरे से गुरुजी से पूछना कि गुरुजी अब फिर कब आओगे। तो उस दिन गुरुजी बोले, क्योंकि हमारे एक अंकल और वहां आए बैठे थे, वो भी गरेवाल थे। गुरुजी कहते, मेरे फादर भी गरेवाल। गुरुजी कहते जब दो गरेवाल भरा फिर इकट्ठे होंगे मैं तब आऊंगा। तो बेटी बड़ी उदास होगी, कहती मम्मा भी नाना जी तो अब चले जाएंगे, साल भर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब गुरुजी हमारे एक साल नहीं आएंगे घर में। क्योंकि पहले तो कभी बोल जाते थे 2 हफ्ते को आ जाऊंगा, कभी महीने को आऊंगा, कभी कहते थे फिक्र मत कर मैं जल्दी आऊंगा, तो आ जाते थे। हमको हर समय ऐसे रहता था कि गुरुजी अब भी आए अब भी आए, यही सोचते रहते थे कि कभी भी आ सकते थे। तो वो तो जानी जान थे। आप बिलीव करना कि मेरे फादर को फरवरी में जाकर अप्रैल के फर्स्ट वीक में किसी काम के लिए फिर वापस आना पड़ा। सो इसका मतलब ये है कि वो जो ऐसे सुते सिद्ध कोई बात बोल देते थे तो उसका कोई मीनिंग होता था, वो तो जानते थे, हम लोग नहीं समझ पाते ऐसी बातों को। हुआ क्या, जब जलंधर जाते थे तो वहां एक प्रॉपर्टी डीलर आया करता था, क्योंकि हम रेंट पे रहते थे वहां। गुरुजी को था कि अब बहन जी कोई मकान लिया जाए। प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं, देख ये मेरे प्रोफेसर हैं, इनके लिए किसी अच्छे से एरिया में सस्ता और बढ़िया मकान लेकर दे। उसने सोचा अच्छा ठीक है गुरुजी, पर कोई इस बात पे गौर ना की। 15-20 दिन के बाद जब वो फिर गया, गुरुजी ने उससे पूछा क्यों फिर प्रोफेसर साहब ले कोई मकान देखा। तो कहता है गुरुजी नहीं अभी तो मेरे को टाइम नहीं मिला। कहते फिर जहां क्या करने आते हो। मैं तो अपने भक्तों को परखता हूँ, जो समझते हैं वो पा लेते हैं, कुछ जो नहीं समझते वो कुछ नहीं पा सकते। कहते मैं तो अपने भक्तों को सुई के नक्के से निकालता हूँ। तभी वहां एक शब्द लगा होता था, गुर पीरां दी चाकरी अत औखी सुख सार। गुरुओं को पाना एक बार मुश्किल होता है, जब गुरु को पा लिया तो खुशियां ही खुशियां हैं। तो आप बिलीव कीजिए कि कुछ दिनों बाद एक वहां इंडस्ट्री ऑफिसर था, वो हमको जानता था, वो हमारे घर आया चलकर, आकर कहने लगा कि प्रोफेसर साहब मेरे पास ना ये राजगुरु नगर है, फिरोजपुर रोड पे बहुत अच्छा एरिया डेवलप हुआ है, वहां HIG फ्लैट्स बनने थे अभी। कि मेरे को एक तो वैसे अलॉट हो गया, एक मैंने CM से करवा लिया, अब 2 हो गए। ऐसे करो एक आप ले लो, मैं आपको दे देता हूँ, उसका प्रीमियम कोई नहीं होगा, जो किस्त होगी आप भरते रहना। उसी दिन एग्जैक्टली शाम को गुरुजी हमारे घर आए। तो हम बड़े खुश हुए कि आज ही वो रंधावा आया था जी कहने के लिए, आज ही गुरुजी आ गए, वरना तो हमने नेक्स्ट डे गुरुजी के पास जाना था। हमने बताया कि गुरुजी ऐसे वो आया था और हमको ये ऑफर देकर गया है कि मेरे पास 2 फ्लैट्स हैं, एक की किस्तें आप भरनी शुरू कर दो तो वो आप ले लो। गुरुजी कहने बहन जी बहुत बढ़िया है, वो तो उनका नींव पत्थर मैंने रखा हुआ है, ठीक है वो ले लो।
चलो बहुत ही खुश हुए ऐसे कि इनको कोई अच्छा मकान मिल गया। हम उसकी किस्तें भरते रहे तो फिर वहां शिफ्ट कर गए, अभी भी वहां ही है हमारा रेजिडेंस। जब इंडिया में जाते हैं तो जलंधर जाना, बहुत जाना, हर समय यही रहना कि कब जलंधर पहुंचे, गुरु जी के पास पहुंचे। वहां पहुंचते थे तो हम बिल्कुल मत्था टेकना और दीवार के पीछे लगकर बैठ जाना, कभी ऐसे आगे उनकी चेयर के पास बैठने की कोशिश नहीं करते थे। एक दो बार मेरे को एक लेडी बोलने लगी कि आपका तो गुरुजी से इतना प्यार है, आप बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाते हो, तो गुरुजी भी आपको इतना प्यार करते हैं। मैंने कहा जब गुरुजी के दूर बैठते हैं ना तो सामने होते हैं, गुरुजी की निगाह दृष्टि हमारे ऊपर रहती है। अगर बिल्कुल पास बैठ जाओ तो उनको ऐसे नीचे को होकर देखना पड़ेगा। दूर रहते हैं तो हमेशा नजरों में रहते हैं। कहती ये तो सही बात है, क्योंकि गुरुजी क्या करते थे कि हमको अपने पास बुलाते थे हर समय। जिस समय भी हम जाते थे, हम हफ्ते में 2-3 बार भी जाया आते थे, तो हमको अपने चरण दबाने की सेवा देते थे। घंटा घंटा 2-2 घंटे, कभी मेरे को कभी मेरी बेटी को, हम उनके चरण दबाते रहते थे। तो जब दबाकर हटते थे तो ऐसे हाथ हो जाते थे जैसे खूब मॉइस्चराइजर लगाया है, और हमारे हाथों में बहुत खुशबू आती रहती थी। हम भाग्यशाली समझते हैं जो हमको ऐसे गुरु मिले, ऐसा कल्याण किया हमारा उन्होंने। तो ये काम चलता रहा। एक बार मैं और मेरी बेटी गुरुजी के कमरे में बैठे उनके पैर दबा रहे थे। मैंने क्या देखा कि गुरुजी के पैर हैं, जो आप भी जो गुरुजी के चरण स्वरूप है, कभी ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जहां गुरुजी के नेल्स हैं वहां से वो जगह ब्लैक हुई हुई है। क्योंकि मैं तो इतनी देर से देख रही थी, पहले बिल्कुल साफ होते थे। जब मैंने वो ब्लैक देखे तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये आपके नेल्स को क्या हो गया, जहां स्किन और नेल्स होते हैं भी इतने ब्लैक कैसे हो गए। तो गुरुजी ने मेरे को बताया कि बहन जी, जब मैं रात को भक्ति करता हूँ, कमरे की लाइट्स बंद कर देता हूँ, कर्टन लगा लेता हूँ, क्योंकि गुरुजी के कर्टन भी मैरून थे, कारपेट भी मैरून, बेड कवर भी मैरून, अंधेरा हो जाता था, तो मेरे नेल्स से लाइट निकलती है, ये ग्लो करते हैं, उसी की वजह से ये बर्न हो गए। सो इतनी उनमें भक्ति और शक्ति दोनों चीजें आ गई थी कि पहले तो वो स्टेथोस्कोप लगाते थे स्पून का, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया। बंद किया तो उनके दृष्टि से ही पता चल जाता था, जब किसी को देखते थे तो उसका कल्याण हो जाता था। जिस पर भी वो अपनी दृष्टि डालते थे उसी का भला हो जाता था। वहां कीर्तन बहुत अच्छा होता था, जो शब्द वहां लगे होते थे, हम अभी भी जब वो शब्द सुनते हो, फिजिकली चाहे हम कहीं भी हो तो मेंटली हम वहां पहुंच जाते हैं, सोल हमारी वहां पहुंच जाती है। गुरुजी कहते थे अपना माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को सरेंडर कर दो, आपको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, वो मेरे पे छोड़ दो आप। तो हमको बहुत अच्छा लगता था। एक बार वहां कीर्तन हो रहा था, बिल्कुल साइलेंस थी, फुल हॉल था, संगत बड़ी बैठी थी, तो हम गुरुजी के सामने दीवार के साथ बैठे थे। उन्होंने मेरी बेटी को ऐसे हाथ मारा इशारे से, तो ये उठकर उनके पास चेयर के पास बैठ गई। उन्होंने अपना हाथ ऐसे घुमाया और खोए का पेड़ा तकरीबन 250 ग्राम ऐसे इसकी ओर बढ़ाया, तो ऑटोमेटिकली इसके भी दोनों हाथ खुल गए और
वो पीड़ा इसके हाथ में रख दिया उन्होंने। वो रब्बी प्रसाद दिया बेटी को। ये भी आंखें बंद करके बैठ गई और गुरुजी भी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर बैठ गए। गुरुजी का रंग बिल्कुल लाल हो गया था। 10 मिनट के बाद गुरुजी ने आंखें खोली और वो प्रसाद जो पास पास बैठे थे उनको बांट दिया। बाकी कहने लगे कि इसको घर ले जाओ। तो वो प्रसाद हमारे घर कम से कम हमने 6 महीने रखा। जब कोई बात होती थी तो थोड़ा सा उसको बांट लेते थे। हमारे घर में भी ऐसे होता था, कभी अमृत वर्षा हो रही है, कभी ये गोल्डन और सिल्वर की स्ट्रिंग्स हमारे बेड पे गिरी पड़ी हैं, कभी कहीं गिरी पड़ी हैं। वो स्ट्रिंग्स मीटर मीटर लंबी होती थी। कभी कोई रेड कलर का कपड़ा थ्रेड होता था। तो हमको समझ नहीं आती थी कि ये कहाँ से आ गया। और जब वो अमृत वर्षा होनी तो हमने सोचना ये पानी कहाँ से गिर गया। फिर ऐसे गुरुजी से बात की। गुरुजी कहते आपको पता नहीं, मैं आता हूँ तो मैं अपनी निशानी छोड़कर आता हूँ। तो बच्चों ने वो क्या करना, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही थे, वो जो स्ट्रिंग होती थी उनको संभाल कर ऐसे अपनी रिंग बना लेती थी गोल करके उनकी। चलो ऐसे टाइम निकलता गया। 92 में हमको गुरुजी से मिले हुए 25 इयर्स हो गए थे। हमको बिल्कुल याद नहीं था इस बात का। तो एक दिन हम भी वैसे ही जा रहे थे रूटीन की तरह गुरुजी के पास। गुरुजी ने वहां संगत में से किसी को बोला कि ऐसे करो भाई, समोसे और जलेबी का लंगर मंगाया जाए। लंगर आ गया। सेवादार बोले कि गुरुजी लंगर तो आ गया है, समोसे और जलेबियां हम बांट दें। वो कहते हैं नहीं, वो प्रोफेसर पनूहरी वहां से चले हुए हैं लुधियाना से, 2:10 पर वो पहुंच जाएंगे यहाँ, फिर उनके आने के बाद बांटेंगे। तो एग्जैक्टली 2:10 पर हम वहां पहुंच गए। हमको कोई पता नहीं था। संगत में से मेरे को एक दो ने बोला कि क्या आपने गुरुजी को फोन किया था कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा हमारे पास तो फोन ही नहीं है, करना कहां से है। कहते ये इन्होंने कहा है कि 2:10 पर वो यहाँ पहुंच रहे हैं। जब पहुंच गए तो संगत को, सेवादार को बोलते हैं ले आओ अब बरताओ वो लंगर। और संगत को कहते हैं आज हमारी मुलाकात की 25th सेंचुरी है। 67 में मिले थे और 92 हो गया है, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे गुरुजी की महिमा और कृपा हमारे पर बनी रही है। और जो भी जाता है हर को ऐसे ही लगता है कि गुरुजी मेरे हैं, गुरुजी मेरे हैं, गुरुजी सबके ही हैं। हम तो हमेशा यही अरदास करते हैं कि गुरुजी सब पर ऐसी कृपा करो। एक दिन हम वहां बैठे थे, गुरुजी ने संगत को छुट्टी कर दी। मैं और पन्नू अंकल ही थे, तो हमने सोचा हमको भी छुट्टी कर दी। कहते नहीं नहीं आप नहीं जाओ, हम ऊपर टेरेस पे चलते हैं, तो वहां बैठते हैं, बातें करते हैं। ऊपर चले गए, बातें करने लगे। बातें करते करते मेरे को कहते भैन जी तुसी कोई चिंता ना करया करो, प्रोफेसर साहब से मेरा रिश्ता और है, आपसे और है, और बच्चों के साथ और है। बच्चों का तो मैंने हर समय भला ही देखना है कि इनका कैसे भला हो सकता है। और जो मेरे बच्चे जिस जगह पे आप अब है वो सब गुरुजी की बदौलत है। एक बार गुरुजी के पास जब पन्नू अंकल जाते थे तो संगत जब कम होती थी, कोई ऐसे लोग आए होते थे तो गुरुजी उनको बताते थे ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे प्रोफेसर हैं। कुछ आर्मी ऑफिसर्स वहां बैठे थे, सीनियर ऑफिसर थे आर्मी के। पन्नू अंकल वहां पहुंचे, मत्था टेका बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद उनको बोलते हैं मिलिए इनसे, ये मेरे प्रोफेसर हैं, मेरे गुरु हैं। तो इन्होंने हाथ जोड़कर बोला कि गुरुजी प्लीज ऐसे ना कहो, क्योंकि हम तो आप हमारे गुरु हैं, ये एजुकेशन तो हम ABC भी नहीं जानते।
तो हुआ क्या कि इनको थोड़ी सी ना बैठे बैठे ऐसे शिवरिंग सी फील होने लगी। चाय प्रसाद लिया, बैठे रहे। जब ज्यादा होने लगी तो ये वहां से उठकर ऊपर टेरेस पे ही चले गए कि धूप में बैठूं थोड़ा सा। वहां भी इनको चाय प्रसाद लंगर मिलता रहा। वहां से उठकर ये घर को आ गए। जब आए तो काफी बुखार इनको हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ? गुरुजी के पास गए थे, आप तो वहां से बुखार लेकर आ गए। कहते हाँ हाँ, आज तो मेरे को गुरुजी ने बुखार किया है। मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया? कहते नहीं, गुरुजी ने ही किया है बुखार मेरे को। मैंने कहा चलो टाइलेनॉल ले लो, बुखार उतर जाएगा। कहते नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा, गुरुजी आएंगे मेरा बुखार खुद ही उतारने आएंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाएंगे, ऐसी बातें करते हो? आप अभी आए हो, कल को सोचते हो गुरुजी आपका बुखार उतारने आएंगे। कहते आएंगे, जरूर आएंगे, मैं नहीं दवाई लूंगा। ये ना माने, इन्होंने दवाई नहीं ली, ना कुछ खाया ना दवाई ली। सुबह हुई, बेटी कहने लगी पापा भी कोई दवाई मैं डॉक्टर से ले आती हूँ। हमारे नेबर में डॉक्टर थे। कहते ले आ, बेशक मैं नहीं खाऊंगा, गुरुजी आएंगे तो ठीक करेंगे आकर मेरे को। इनका भी इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था इनको। पर बेटी फिर भी चली गई, साथ में डॉक्टर थे, डॉक्टर अपने क्लिनिक पे चले गए थे। बेटी क्लिनिक पे चली गई, उन्होंने दवाई लिख दी। तो केमिस्ट से लेने गई तो केमिस्ट बोला कि केमिस्ट की दुकान बंद थी। तो ये घर आ गई, इसने मेरे को बेल की, क्योंकि हम वहां रेंट पे जहां रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। कहती वहां से दवाई मिली नहीं, मैं इधर के केमिस्ट से लेकर आती हूँ। मैंने कहा बेटा नहीं, अब जाने की जरूरत नहीं। हुआ क्या कि 10:30-11 बजे के करीब गुरुजी जलंधर से, कहते हाल वहां संगत से फुल था, कुछ लोगों को बीच में से उठाया। उनको कहते कि हम 1 घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं, चलो चले। 2 गाड़ियों में बैठे तो उनको बोलते हैं अपना गुरु दिखा कर लाऊं आपको। तो लुधियाना घर पहुंच गए। ऊपर आए, सीधे पनु अंकल के कमरे में बेडरूम में पहुंच गए जहां ये लेटे हुए थे। इनकी बांह पकड़ी और पकड़कर उठा लिया। कहते हैं उठो, पड़े क्यों हो? और अंकल जी कहने लगे कि गुरुजी कल आपने मेरे को बुखार कर दिया, इसलिए मैं तो वैसे ही पड़ा हूँ ना, मैंने। कहते नहीं नहीं, तभी तो मैं आया हूँ, जब मैंने किया है मैं ठीक भी करने आया हूँ। तो मैंने बताया कि गुरुजी कोई दवाई नहीं लेते। कहते हैं नहीं लूंगा, अभी गुरुजी आएंगे। कहते मेरे को पता था कि ये बुखार है, दवाई से नहीं ठीक होएगा, ये मेरे को ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आया हूँ। तो वो जो संगत थी साथ, वो हमको जानती थी, वो कहने लगी ओ गुरुजी ने आपके घर आना था, हमको तो कहते हैं कि मैं अपना गुरु दिखाऊं आपको। तो ऐसी गुरुजी की लीला थी, जो भी करते थे उनकी मौज थी, बहुत प्यार दिया उन्होंने। और हमारी लाइफ का ज्यादा हिस्सा उनके साथ ही गुजरा। समझो कि इतने सत्संग हैं, इतने सत्संग हैं, इतने मिरेकल उन्होंने किए हैं कि क्या बताऊं। बच्चों का फिर एजुकेशन का टाइम आया तो बड़ी बेटी ने मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दिया, उसकी बीडीएस में एडमिशन हो गई अमृतसर में। हमको था कि ये एमबीबीएस करे। हम गुरुजी के पास जाकर बोला कि गुरुजी इसको तो बीडीएस में एडमिशन मिली है, वे हम चाहते थे एमबीबीएस में हो जाती तो अच्छा था। कहते हैं नो, एमबीबीएस का कोई फायदा नहीं, एमबीबीएस करेगी तो फिर एमडी करनी जरूरी है, एमबीबीएस की कोई बुकत नहीं है, ये तो 32 दंतों का सर्वनाश करेगी। हर एक के 32 दांत होते हैं, 32 बार इसके पास आएंगे, एक चेयर लगा लो, आगे कोई एमडी वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है, इसको बीडीएससी कराओ आप। उस छोटी बेटी हरमन, उसने बीएससी की, फिर एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम दिए, उसको
गुरु नानक यूनिवर्सिटी में भी उसकी सिलेक्शन होगी और पटियाला में भी हो गई। तो अब हमने पूछना था गुरु जी से कि कहाँ कराएं इसको। पीएयू में भी हो गई थी लुधियाना में। तो जब पूछा मैंने कहा गुरु जी भी अमृतसर में ही करवा देते हैं गुरु नानक यूनिवर्सिटी में, क्योंकि दोनों बहनें इकट्ठी आ जाया करेंगी। मेरे को कहते हैं नहीं बहन जी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी में नहीं कराना इसको, क्योंकि वहां का माहौल ठीक नहीं है, इसको पटियाला में कराओ कि वहां तो अपना घर है। वहां हमारे एक बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड रहते थे कि वहां वो भी हैं आपके फ्रेंड्स, सो इसको वहीं लगाना है। चलो बेटी ने वहां एमएससी ज्वाइन कर ली। तो छोटी बेटी मेरी कनाडा आ गई थी, वो भी वापस चली गई। उसने वहां जाकर पहले बीएससी की, फिर एमबीए फाइनेंस कर ली। अब जो बड़ी बेटी है, फिर इनकी शादियों का समय आया। शादियों का जब कोई लड़का देखते थे, हम जिसको फाइनल सोचते थे कि ये ठीक है, उनके पास जाते थे गुरुजी के पास फोटो लेकर। तो माथा टेकने से पहले गुरुजी तब दिल्ली पहुंच गए थे, तो गुरुजी कहते मत्था टेकने से पहले कि ले आओ जिस मुंडे की फोटो लेके आए हो। देखा मैं फोटो निकालते थे, उनको दे देते थे। गुरुजी कहते थे नेक लड़का है, अच्छी फैमिली है, ठीक है शादियां कर दो। चलो शादियां हो गई। जो बड़ा सन इन लॉ है वो आईबीएम में काम करते थे, उनको ये यूएसए में आते जाते रहते थे। H1 पे आए, बेटी भी साथ आ गई। धीरे धीरे वर्क परमिट हो गई ये वो। अब तो उनका सिटीजन हो रहा है। तो बेटी अब बीडीएस थी, जब उसने बीडीएस की एकदम उसको लुधियाना में जॉब मिल गई। करके आई, तीसरे दिन बाद ही एक हॉस्पिटल में लग गई। शादी हुई तो गुड़गांव में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें लगी रही। यहाँ आई, यहाँ आकर उसने सिर्फ क्रेडिट्स ही किए थोड़े से, कोई स्कूल ज्वाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया। गुरुजी की कृपा से आप बिलीव करना कि उसको एक बॉस्टन में बर्कशायर काउंटी में हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। वहां उसका 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट था, उसने अपना पूरा किया। उसके साथ साथ ही वहां उसने हायर स्टडी के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, तो उसकी सिलेक्शन होगी। 20 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, 3 रखने थे, उन तीनों में उसकी सिलेक्शन हुई। तो आप बिलीव कीजिए गुरु की कृपा से उसकी एजुकेशन तो फ्री हुई और उसको फेडरल फंडिंग से $50,000 स्कॉलरशिप भी मिला। अब वर्जीनिया में उसने अपना क्लिनिक चला रही है, बड़ा अच्छा गुरुजी की कृपा से क्लिनिक चलता है उसके पास। वहां भी गुरुजी के श्रद्धालु काफी आते हैं, तो वो उनसे मिलकर बड़ी खुश होती है। कहती मम्मी थोड़ा बहुत मेरा सत्संग हो जाता है उन लोगों के साथ में। तो बीच वाली बेटी है, उसने फिर पीएचडी की पटियाला में ही। पीएचडी करते करते वो कहती मम्मा कि मैं अभी थीसिस सबमिट नहीं कराया था कि मैं कोई जॉब भी कर लूं, थीसिस तो सबमिट हो ही जाएगा। मैंने कहा ऐसी कहाँ जॉब मिलेगी भी, अच्छा अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो देख लो। कहती पापा को बोलो इतनी किसी को कहकर मेरे को कहीं जॉब मिल जाए। 1-2 जगह इंटरव्यू दी, सब जगह सिलेक्ट होती रही। तो हमने कहा कि बेटा ऐसी जगह में आना जाना बड़ा मुश्किल है, कहाँ रहोगी, क्या करोगी भी, कोई कन्वीनियंट हो जहां से वहीं लग जाओगी तो अच्छा है। तो आप बिलीव करना कि डेराबस्सी जो डेंटल कॉलेज है उसमें पोस्ट निकली, इसने अप्लाई कर दिया। तो हमको बताया कि डेराबस्सी कॉलेज में एक पोस्ट खाली है, मैंने वहां अपना रेज्यूमे भेजा है। उसके पापा को मैंने बोला कि चलो आप एक बार जाकर दिखाओ। ये जाने लगे तो वहां डायरेक्टर का फोन नंबर ले लिया कहीं से, उसको कॉल किया। वो कहने लगा कि मैं तो सीएम से मिलने जा रहा हूँ भी, कोई बात नहीं आप बेटी को भेज देना। आप बिलीव करेंगे कि बिना किसी इंटरव्यू के, बिना मिले हुए उसने वहीं से ही बोल दिया कि कल से बेटी को ले आना, वो ज्वाइन कर लिया कर।
ये गुरु जी की कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उसकी शादी हुई, उसने वहां से जॉब, वो तो जॉब तो छोड़नी थी, शादी हुई, फिर वो भी यूएसए में आ गई। वो अब कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में थर्मो फिशर कंपनी है, एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की। अब वो कंपनी कोविड पे भी बहुत काम कर रही है। पर जो ये बेटी है मेरी, ये स्टाफ साइंटिस्ट है यहाँ, इनकी डीलिंग ज्यादा एफबीआई वालों के साथ होती है। ये डीएनए जो टेस्टिंग किट्स हैं उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सो गुरु जी की कृपा से सब अच्छे काम हो रहे हैं। जो छोटी बेटी है वो भी कैनेडियन सिटीजन है, पर उसके इन लॉज का वो ओनली चाइल्ड है। उसका जो हस्बैंड है वो कहते कि नहीं, ये बाहर नहीं जाएगा। प्रॉपर्टी अच्छी खासी है उनकी, वो गुड़गांव में रह रही है, वैसे तो वो लुधियाना की है। सो गुरु जी ने बच्चों पर खूब मेहरबानियां की। बाकी जो इलाज गुरुजी करते थे, गुरुजी बोलते थे कि बताओ कोई बाबा ऐसा है जो फ्री का इलाज करता है, क्योंकि वहां मंदिर में कहीं भी कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, कोई मत्था नहीं टेका जाता। नहीं तो हम कहीं भी जाओ, कहीं भी कोई एग्जाम्पल आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां कोई चढ़ावा ना चढ़ता हो। तो वहां अब लंगर प्रसाद भी मिलता है, सब कुछ है। तो गुरु जी की कृपा से ये हो रहा है। गुरु जी तो अगर आपकी पूरी श्रद्धा है, आपका इलाज टेलीपैथी से भी कर देते हैं। मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई, जब हम जाते थे गुरु जी के पास तो सब भूल जाते थे कि हमारा क्या दुखता है, याद ही नहीं रहता था वहां जाकर। जलंधर में तो हम बहुत जाते रहे। तो फिर जब गुरुजी चंडीगढ़ चले गए, फिर थोड़ा सा हमको मुश्किल हो गया। या तो हम कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढते थे कि जिसके पास गाड़ी हो, हमको वहां ले जाए, नहीं तो फिर टैक्सी लेकर जाते थे। अब हम टैक्सी रोज रोज तो जाया नहीं जा सकता, महीने में एक बार जाते थे, कई बार 2 बार चले जाते थे, पर थोड़ा सा हार्ड लगता था। तो मेरे ब्रेस्ट में पेन होने लगा, धीरे धीरे इतना बढ़ता गया कि टच भी नहीं हो सकती थी। ना किसी डॉक्टर को दिखाया, ना गुरुजी से बात की, अब क्या करें, बहुत पेन हो रहा था। तो मैं ऐसे एक दिन पड़ी थी, मैंने कहा भी, मैंने पन्नू अंकल को बोला कि हमने कितनी गलती की है, ना डॉक्टर को दिखाया है, ना गुरुजी से बात की है, मेरे तो बहुत अनबियरेबल पेन हो रही है आज। तो मेरी बेटी जो पटियाला पढ़ती थी, उसका फोन आया, तो मैं ऐसी पेन में बोली कि बेटा मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है, लेट रही हूं मैं। तो ये कहती, मम्मा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अपने गुरुजी हैं, सो चिंता की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा हाँ। कहती गुरुजी के पास जाया ना। मैंने कहा हाँ, कल को प्लान किया है, पापा तेरी छुट्टी लेंगे और हम गुरुजी के पास जाएंगे। तो ये कहती कल को मत जाना, क्योंकि वो जो हमारे पटियाला में फ्रेंड्स थे, वो इनको जब गुरुजी के पास जाते थे हॉस्टल से ले जाते थे, हमेशा ही लेकर जाते थे। कहती मैं कल जाकर आई हूँ गुरुजी के पास, तो गुरुजी अब दिल्ली गए हैं, 2-3 रोज के बाद आएंगे, उसके बाद जाना आप। और संगत जी आप बिलीव कीजिए कि दोपहर के टाइम में सो रही थी, मेरे को सपने में गुरुजी आते हैं। तो उन्होंने पिंक कलर का चोला पहना हुआ है, उनके हाथ में एक नाइफ है जिसका ब्लेड तकरीबन 12 इंच का है, आगे से राउंड है, स्टील की नाइफ है, आधा इंची चौड़ी है, और वो पस और ब्लड से लिबड़ी हुई है। और मेरे को कहते हैं लो बहन जी फिक्र न करो, थोड़ी सर्जरी करती है, ऑपरेशन हो गया, सक्सेस हो गया। और ये सच मानिए, ऐसे मिरेकल कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जब मेरी एकदम आंख खुल गई, मैं देखती हूँ गुरुजी कहाँ है, जहां तो गुरुजी कहीं नहीं है। तो मैंने अपने बॉडी पे हाथ लगाकर देखा तो मेरे पेन बंद हो गया।
मैं बार बार लगाकर देख रही हूँ कि मेरे पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो जगह मैं टच नहीं कर सकती थी तो मैं ऐसे टच कर रही हूँ, पर मेरे को वीकनेस फील हो रही थी जैसे सर्जरी के बाद हुआ करती है। 1 हफ्ता वो वीकनेस मेरे को रही, तो फिर मैं धीरे धीरे रिकवर करती रही। तो ऐसे गुरुजी ने सपने में ही मेरा कल्याण किया। अब इस बात को कम से कम 30 इयर्स बैक की बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। बस एक ही बात है कि गुरुजी के हो जाओ, सरेंडर कर दो अपने आप को, तो वो आपका कल्याण ही कल्याण करते हैं। आप सब भागा वाले हो। जय गुरुजी, जय संगत जी, नमस्कार।